वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम तफसीली तौर पर बात करेंगे जो आज अब वफाकी बजट बराए माली साल 2021-22 पेश हुआ। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने वफाकी बजट पार्लियामेंट में पेश किया और अगर उनकी स्पीच को देखा जाए और डॉक्यूमेंट्स को, तो आसानी से हम इस बजट को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक हिस्सा जो है वो हुकूमती माशी कारकर्दगी और अगले साल से जो जुड़े हुए टारगेट्स हैं उनसे मुतल्लिक है, और जो दूसरा हिस्सा है वो हुकूमती जो तरजीहात हैं और इसी हवाले से जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं या उनके लिए रकम जो है एलोकेट की गई है इस बजट से में। पहले हिस्से की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मुआशी ग्रोथ। कई रोज़ से मुसलसल बात भी हो रही थी कि जो फिगर आया है इस साल का यानी कि 3.94, अब हुकूमत कह रही है कि अगले साल के लिए जो उन्होंने टारगेट रखा है वो 4.8% है। इसके अलावा वज़ीर ख़जाना ने यह भी कहा कि अगले 2 साल के अंदर जो ये हदफ होगा ये 6 से 7% तक रखा जाएगा। बजट के जो अदाद शुमार हैं उनके मुताबिक जो माली खसारा है अगले माली साल के लिए उसको 6.3% पर रखने की तजवीज़ दी गई है, जबकि गुज़िश्ता साल में यही नंबर जो था ये 7% था। वज़ीर ख़जाना के मुताबिक जो माली साल के अंदर बरामदाद रही हैं इस साल वो उनके अंदर 14% इजाफ़ा हुआ है, जबकि टैक्स वसूली के अंदर 18%। अगले माली साल के लिए जो टैक्स वसूली का हदफ है वो 5.3 ट्रिलियन रुपए रखा गया है। ये गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 17% ज़्यादा है। ये FBR के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। बजट के दूसरे हिस्से के अंदर हुकूमती अखराजात और जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं उनके ऊपर हम बात कर सकते हैं। सबसे पहले पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसके अंदर गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 45% इजाफ़ा किया गया है। इसको 630 अरब से बढ़ाकर 900 अरब रुपए कर दिया गया है। जी, वज़ीर ख़जाना के मुताबिक हुकूमत जो है अगले साल के दौरान ये जो तरक्याती स्कीम्स हैं, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस पर ज़्यादा वसाइल खर्च करेगी। इन सारे मामलात के ऊपर, बजट के ऊपर तफसील से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आबिद हसन साहब, ये एक साबिक मुशीर वर्ल्ड बैंक रह चुके हैं, खुर्रम शहजाद साहब मुआशी तज्ज़ियाकार हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सुहेल साहब, ये भी एक मुआशी तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। तफसील से सर डिस्कस करते हैं, बट पहले क्विक वर्ड फ्रॉम ऑल ऑफ यू अबाउट हाउ यू व्यू योर बजट, हाउ यू व्यू द बजट, योर फर्स्ट इंप्रेशंस हैं। आबिद साहब, इफ़ यू कुड क्विकली गिव योर कमेंट्स एंड देन वील मूव ऑन टू द 2 अदर गेस्ट के जो आपका पहला इंप्रेशन है बजट के बारे में सर। बेसिकली मोर ऑफ द सेम, इट्स नॉट कोई तब्दीली का बजट नहीं है। और दूसरा जो हैरानकुन बात है कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ टैक्स मेजर्स जो लिए प्रो पुअर हैं, एंड सो आई वुड एंड देयर, मतलब देयर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कमेंट्स, बट ये 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि भाई ये प्रो, इट्स नॉट अ तब्दीली बजट, इट्स प्रो रिच, एंड सो आई विल स्टॉप हियर। सही, खुर्रम शहजाद साहब। जी देखें, इसमें मैं ये कहूँगा कि करेक्टिव बजट है। जो प्रीडेटरी टैक्सेस लगाए गए थे ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, उसको थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश की गई है। एक बोल्ड कुछ स्टेप लिए गए हैं। ऑफ कोर्स इतना कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बजट में तो हम नहीं कह सकते। ये ऑनगोइंग जो है वो रिफॉर्म प्रोसेस चलना है। ऑनगोइंग बेसिस पे आपको एफर्ट्स करनी है। इकॉनमी जिस पैराए पे और जिस तरफ जा रही है, तो ऑनगोइंग एफर्ट है ये। और उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि बिजनेस फ्रेंडली बजट है और इंडिविजुअल टैक्स लाइट बजट है। बेसिकली इंडिविजुअल फ्रेंडली भी कह सकते हैं टू एन एक्सटेंट, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट लार्जली जो है वो ग्रोथ ड्रिवन और टैक्स लाइट बजट है, जो कि मेरे ख्याल में सही जो है इकदाम है। ये शुरुआत को एटलीस्ट करें ना, हम इस चीज़ पे तो आएँ कि टैक्सेस जो है वो कम करें, एडिशनल टैक्स इंसिडेंसेस को कम करें, आसानी पैदा करें, सिंगल पेज असेसमेंट की तरफ जाएं, फिर आप सेक्टर वाइज जो है वो मुराद दें, टारगेटेड मुराद दें। तो ये तो किया है, और कैपिटल गेंस टैक्स से लेकर सेक्टर वाइज टैक्सेस को कम किया है और विथहोल्डिंग टैक्सेस को कम किया है। और उसके साथ साथ आप ये देखें, सेल्स टैक्सेस में भी कई जगह पे कमी लाई है। हाँ, जहाँ पे प्रॉब्लम्स है वो ये हैं कि जो है टैक्स के टारगेट को पूरा कैसे किया जाएगा, IMF को कैसे कन्विंस किया जाएगा कि ये जो शॉर्टफॉल आएगा 300-400 अरब का, वो कैसे हम जो है उसको फिल करेंगे।
और उसके साथ लास्ट चीज़ मैं ये कहूँगा कि महंगाई की शरह आगे बढ़ने की चांसेस हैं, क्योंकि इंटरनेशनल जो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस है वो बढ़ने जा रही हैं। तो उसकी वजह से हम उसको कैसे एक तरफ ग्रोथ भी देके चलेंगे और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करेंगे। तो मेरे ख्याल में एक एफर्ट ज़रूर है। ये हम नहीं कह सकते ओवरनाइट सब कुछ चेंज हो जाएगा इस बजट की वजह से और बस बहुत तब्दीली आ जाएगी, लेकिन शुरुआत एटलीस्ट हो और आगे फाइट की जाए और IMF के साथ बात की जाए, कन्विंस किया जाए। हम थर्ड वेव से अभी गुजर रहे हैं, हमारे यहाँ इस वक्त जो है वो इकॉनमी मोमेंटम में आ रही है, तो क्यों ना हम कोई ऐसा बजट लेकर आए जिसमें ग्रोथ तो एटलीस्ट आए साथ साथ, ताकि थोड़ी सी सपोर्ट तो मिले इकॉनमी को। मेरे ख्याल में जो है एक राइट डायरेक्शन में जो है चीज़ करने की कोशिश की गई। ओके, इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। मोहम्मद सुहेल साहब। जी सर। देखिए, मेरे हिसाब से तब्दीली का ये बजट इस तरह है कि PTI हुकूमत के जो पिछले 2 बजट थे उससे ये डिफरेंट बजट है, और इस बजट में शायद कुछ झलक शौकत अजीज़ के बजट की या इसहाक डार के बजट की नज़र आती है। शायद उसमें एक कॉमन फ्लेवर वकार मसूद है इस वजह से। तो मेरे ख्याल में इस तरह से तो तब्दीली है, मगर जो हम कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स तब्दीली या कोई बहुत मेजर तब्दीली जिससे पाकिस्तान में बूम और बर्स्ट का जो साइकिल है वो चेंज हो जाए, वो अब कहने का काबिल अज़ वक्त है। और इस ग्रोथ, जिस तरह खुरम ने कहा, थोड़ा सा ये ग्रोथ की तरफ है या बिजनेस फ्रेंडली है, ये है तो ज़रूर, मगर 2 बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जो आने वाला वक्त बताएगा। एक चैलेंज ये है कि IMF के साथ क्या होता है। अगर IMF राज़ी है तो ये जो कहानी शुरू की है शायद ये चल सके, वरना ये शायद रुक जाए। और दूसरी जानिब जो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रही हैं उसको किस तरह मैनेज करेगी हुकूमत, क्योंकि वो अगर उसको मैनेज करने जाएगी तो इन्फ्लेशन ज़रूर बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा तब्दीली का बजट, तब्दीली सरकार ने इस तरह दिया है कि अपना ही जो स्टांस है उससे चेंज होके ये जो पुरानी जो हुकूमतें थी, मैं पीपल्स पार्टी का तो बिल्कुल जिक्र नहीं करूँगा, PMLN और जो मुशर्रफ साहब की थी जिसमें कुछ खुशहाली की उम्मीदें पैदा हुई थी मगर फिर वो बर्स्ट हो गया था, वो झलक ज़रूर नज़र आती है। जी आबिद साहब, नाउ सर आपने, क्योंकि मेरे ख्याल में सुहेल साहब ने भी जिक्र किया, बट मेरे ख्याल में आपके जो लफ्ज़ थे वो ज़रा ज़्यादा ब्लंट थे, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं। आपने कहा प्रो रिच बजट है सर। अच्छा देखिए, क्योंकि कंसिडरिंग के शौकत अजीज़ साहब ने कल भी और इमरान खान साहब ने भी एहसास प्रोग्राम को बहुत हाईलाइट किया, और वो तो आप उसके एक बरक्स बात कर रहे हैं सर। देखें, फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट देखें ना, हम किस कॉन्टेक्स्ट में बैठे हैं। कॉन्टेक्स्ट ये है कि हमारा डेट टू GDP 80-90-100% पे पहुंचा है, मतलब ये ड्राउनिंग जिसको कहते हैं ना, ड्राउनिंग इन डेट। नंबर 2 कॉन्टेक्स्ट है कि वंस यू आप NFC के पैसे दे दें प्रोविंसेस को, तो आपके पास इतने पैसे नहीं बचते कि अपनी डेट सर्विस कर सकें। इस वक्त मसलन नेट फेडरल रेवेन्यू कुछ 4,500 है और आपके खर्चे 8,500 हैं, यानी कि 4,500 रुपये फॉर एवरी 1 रुपी फेडरेशन स्पेंड्स 60% इज बोरोड। ठीक है ना, ये कॉन्टेक्स्ट है। अच्छा, अब आप, मैं जो कह रहा हूँ कि प्रो रिच क्यों है कि जी 850 सीसी की गाड़ियों पे कोई टैक्स नहीं होगा। ये 850 सीसी गाड़ियाँ कौन चलाता है? ये एहसास वाले चलाते हैं गाड़ियाँ। प्योर एंड सिंपल, आपने ये 3 जो गाड़ियों की कंपनी, उनको आपने मतलब कैपिटल गेन्स टैक्स रिड्यूस कर दिया। बात ये है कि इस मुल्क में मतलब क्लासिक जो केस ऑफ एलीट कैप्चर है, आपका PSX है, 7 ट्रिलियन रुपये की वेल्थ क्रिएट होती है किसी के पास, और ये 30,000, 40,000 या 50,000 सुपर रिच लोग हैं पाकिस्तान के, मतलब, और उन पे कैपिटल गेन आपने कम कर दिया या व्हाटएवर इट इज, मार्जिन फाइनेंसिंग पे या विदहोल्डिंग, और उन पे कोई टैक्स होता ही नहीं है। मतलब ये जो आपके सुपर रिच है ना, जो जेफ बेजोस ऑफ पाकिस्तान या बिल गेट्स ऑफ पाकिस्तान, फिर आपने मतलब ट्रैक्टर्स पे जी जो है इंटरेस्ट फ्री लोन, ट्रैक्टर आपका छोटा किसान चलाता है, वो तो जाके रेंट करता है ट्रैक्टर, जिसके ये अगेन ट्रैक्टर कंपनियों को आपने बेनिफिट दिए या बड़े किसानों को। फिर आपने लोअर GST ऑन सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज। मजाक है, सिक्योरिटी की सेल में कौन इंडल्ज करता है? ओनली द रिच पीपल। उसके बाद देखें आपने जो है सो कमिंग बैक देखें, हाँ, हैवी मोटरसाइकिल पे जी कम टैक्स हो गई। हैवी मोटरसाइकिल एहसास वाले लोग चलाते हैं। सो ऑल आई एम सेइंग इज कि देखें, तब्दीली जब मैं कहता हूँ, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड अ बिट ऑफ इकोनॉमिक्स कि हमारे हालात ठीक नहीं है, कोविड है। दिस इज़ अ टाइम जो तब्दीली का बजट हो कि जी जो अमीर लोग हैं इस तबके इस मुल्क में, दे हैव टू कम फॉरवर्ड
and the government has to appeal to them कि जी we are raising your taxes, and who are the rich people? And I'll give you a classic example. देखें हमारे जो 3 प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही सर यही अब जरा इशू अगर हम खुर्रम साहब के साथ डिस्कस है। जी खुर्रम साहब, आपने कहा करेक्टिव बजट है, उस तरह ज़रा ग्रोथ की भी आपने जिक्र किया, बट आबिद हसन साहब तो सर बहुत तनकीद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये गरीब लोगों के लिए तो बिल्कुल रिलीफ नहीं है। तो उन्होंने तो जितने भी एग्जांपल्स दिए उन्होंने कहा ये तो आप अमीर तबके को जो है रिलीफ दे रहे हैं। अच्छा देखें, बात यह है कि हमें इसे रिलेटिव कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि जैसे सोहेल ने कहा कि किस तरह से पिछले बजट्स हैं उन हिसाब से देखना चाहिए, रादर देन ये कि हम इसे एक आइसोलेशन में देखें। इन माय व्यू तो आइसोलेशन में अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज होनी चाहिए। और देखें, हम इस वक्त एक साल के बजट की बात कर रहे हैं। क्या हम इसमें बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज कर दें, बहुत ज़्यादा रिलीफ्स दे दें? क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं रिलीफ्स देना? क्या हम टैक्सेस को अक्रॉस द बोर्ड बिल्कुल जो है स्लैश कर दें, आधा कर दें? क्या हम ये कर सकते हैं? तो हमें, आप हमसे ये अगर पूछें कि बजट होना कैसा चाहिए था, तो हम जो आपके सामने पैनलिस्ट बैठे हैं, हम अपनी राय देते हैं कि बजट कैसा होना चाहिए था। अगर रिसोर्स हम ज़्यादा इस्तेमाल करते तो वो रिसोर्स कहाँ से लाते? अगर हम एक्सपेंडिचर्स को कम करते तो वो कहाँ से कम करते? तो मेरे ख्याल में रीजनेबल पर्सपेक्टिव ये हो सकता है कि पिछले 2, 3, 4 सालों का या इवन 8 सालों का अगर बजट का जायज़ा लें तो किस तरह से टैक्सेस लगे, ट्रांजैक्शन टैक्सेस लगे, प्रेडेटरी टैक्सेस लगे हैं, सुपर टैक्सेस लगे हैं आपके यहाँ, एडिशनल टैक्स बर्डन इतना ज़्यादा हो गया है, अभी भी है, बहुत कम जो है, अभी तो शुरुआत की गई है। मैं ये कह रहा हूँ इस डायरेक्शन में हमें चलना है कि टैक्सेस का बर्डन कम से कम करें, टैक्स की सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें। टैक्स में सिर्फ जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने एक कल अच्छा पॉइंट कहा था कि कंजम्पशन टैक्स और इनकम टैक्स, ये 2 टैक्सेस हों, बाकी सारे टैक्सेस को ग्रेजुअली आप जो है वो फेज आउट कर दें, आसानी टैक्सेस में पैदा करेंगे। और मैं कल भी ये बात कह रहा था कि आप टैक्स जो भी ले रहे हैं एक आम आदमी से, सेल्स टैक्स की सूरत में ले रहे हैं या कॉर्पोरेट से आप इनकम टैक्स की सूरत में ले रहे हैं, आप उनका जब तक रिवॉर्ड नहीं देंगे, उसका जो हासिल है वो वापस नहीं देंगे। आप देखिए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की हम बात करते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करते हैं, वहाँ पे टैक्सेस 60-60% है, 70-70% है, और टैक्स की जो कवरेज है यानी कि जो लोग देते हैं वहाँ टैक्स वो सबसे ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? वो इसलिए करते हैं कि जो 70% वो टैक्स देते हैं उनको ये पता है कि बेहतर एजुकेशन की फॉर्म में, बेहतर हेल्थ की फॉर्म में, बेहतर सिक्योरिटी की फॉर्म में, बेहतर ट्रांसपोर्ट की फॉर्म में, बेहतर फूड सिक्योरिटी की फॉर्म में सब मिलता है। तो हम अगर ये चीज करें इस डायरेक्शन में, खुर्रम साहब मैं इंटरप्ट यू हियर सर, बट ये तो एक वो बहुत चिकन एंड एग फॉर्मूला नहीं हो जाता कि टैक्सेस बढ़ेंगे तो बेहतर सर्विसेज मिलेंगी, बेहतर सर्विसेज मिलेंगी तो लोग टैक्स देंगे। वो कहीं तो इससे तो सर शुरू होगा ना, रियासत के पास पैसा होगा तो वो बेहतर कर सकेंगे सर्विसेज को। जी मेरे ख्याल में खुर्रम साहब को हमारी आवाज नहीं जा रही। सुहेल साहब ये सर मैं सुन पा रहा हूँ। अच्छा सॉरी, आई थॉट आप जी सर। जी मैं थोड़ी सी लेट आवाज़ पहुंची थी। तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि देखें बात यह है कि हमें शुरुआत इस चीज़ से करनी पड़ेगी जो इस वक्त जो सिचुएशन है, जो इस वक्त पर्सपेक्टिव है टैक्स देने का और नहीं देने का, हमें बिल्कुल इस पर शुरुआत करनी पड़ेगी कि कुछ हिस्सा जैसे PSGP पे एलोकेशन इस मरतबा थोड़ी बेहतर हुई है, इसको खर्च भी करना है हम इसको ज़्यादा पॉलिटिसाइज कर लेते हैं। हम फिस्कल डेफिसिट पूरा करना होता है तो यहाँ से कट कर लेते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। तो जब आप ये देखें, ये सिर्फ फेडरल का काम नहीं है, इस वक्त प्रोविंशियल एम्बिट में भी आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, हेल्थ, एजुकेशन और ये सारी बेसिक सर्विसेज तो प्रोविंसेस के पास हैं। तो ये दोनों को मिलकर करना होगा और प्रोविंसेस को फिर आगे जो है लोकल गवर्नमेंट को जो है वो डिवोल्यूशन जो है उसको करना होगा। तो ये सबका एक जो है वो कंबाइंड एफर्ट होनी चाहिए कि जो टैक्सेस अगर आपने प्रोविंशियल लेवल पे लेने हैं तो क्या वो वापस आप दे रहे हैं अच्छे एजुकेशन की फॉर्म में, अच्छी हेल्थ की फॉर्म में, अच्छी सिक्योरिटी की फॉर्म में, या नहीं दे रहे। और ये देना पड़ेगा। अगर आप देंगे, शुरुआत आप इसी से करेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि पहले टैक्स दें तब हम पूरा करेंगे, हमारे पास टैक्स कम पड़ रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो गवर्नमेंट के पास है ना, उनका प्राइमरी ये पर्पस बनता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो गवर्नमेंट का आवाम के साथ है, आवाम तो टैक्स दे रही है, आप उसकी यूटिलाइजेशन अगर ठीक करें तो ये आपके ऊपर उन्नत है। जी बिल्कुल सही। जी सुहेल साहब, टैक्सेस कम करे, खुर्रम साहब हैज प्रेजेंटेड अ केस फॉर इट, बट सर वही इट ब्रिंग्स अस टू द क्वेश्चन दैट यू हैड रेज्ड अर्लियर
कि IMF के साथ अभी नेगोशिएशंस जारी हैं, अगर माफ़ करिएगा, अगर वो नहीं माने या वो नेगोशिएशंस हमारी कामयाब नहीं रही, तो ये जो टैक्सेस कम किए हैं, किस तरह सर हम ये दोनों चीज़ें चला सकेंगे कि IMF भी और ग्रोथ भी? देखिए, ये बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होगी कि IMF के साथ क्या होता है। मेरा बज़ाहिर ख्याल है कि IMF शायद कुछ रिलैक्सेशन दे दे, कहीं कहीं टैक्सेस को इंक्रीज करने का कह दे, मगर चूंकि जो पॉलिटिकल हालात हैं अफगानिस्तान में, तो लगता है कि उनको भी शायद ज़रूरत हो और हमें भी ज़रूरत है। तो मुझे लगता है शायद ये जो मैरिज है ये शॉर्ट टर्म में चले और किसी न किसी तरीके से कुछ वो ले दे करके, कुछ पाकिस्तान ले दे करके शायद ये 1 साल गुजार लेंगे। मगर हमने ये देखा है माजी में कोई 20-22 प्रोग्राम हुए हैं जिसमें से सिवाय 1-2 के कोई प्रोग्राम पूरा नहीं हुआ। तो ये भी सिनेरियो हो सकता है जिसको शौकत तरीन साहब ने कहा है नहीं होना चाहिए, मगर हम ये रूल आउट नहीं कर सकते कि पॉलिटिकल मकासद के लिए शायद IMF से हम नाता तोड़ लें। तो उसमें शॉर्ट टर्म में तो मेरे ख्याल में कोई फ़र्क नहीं होगा। ये हुकूमत साल 1.5 साल तक जो रिजर्व्स हैं उससे खींच सकती है, मगर अगले साल बहुत परेशानी हो जाएगी और पाकिस्तान में क्राइसिस भी आ सकता है। तो ये बहुत ही क्रूशल है कि IMF के साथ मुज़ाकरात को सक्सेसफुल बनाया जाए और जो चीज़ें IMF कह रहा है उसको या तो कन्विंस किया जाए या उसको किसी तरीके से एक दूसरा रास्ता निकाला जाए। क्योंकि पाकिस्तान के ऑल्दो रिजर्व्स कुछ बेहतर ज़रूर हुए हैं, मगर जो पाकिस्तान की डेट सर्विसिंग है साल की $10-12 बिलियन, ये कोई 6-12 महीने तक तो हम गुजारा कर सकते हैं, इसके बाद नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। और इसके साथ साथ एक और भी जो है, जो मैंने शुरू में कहा था कि इंटरनेशनल जो ऑयल प्राइसेस और कमोडिटी प्राइसेस हैं, ये 2 चैलेंजेस हैं जो आई थिंक शौकत तरीन साहब को आगे आने वाले दिनों में मैनेज करने पड़ेंगे। तो अगर ये दोनों मैनेज हो जाते हैं तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इस हुकूमत के जो 3 साल थे पहले के और ये चौथा साल और शायद 5वां साल होगा, उसमें तब्दीली देखी जा सके। और दूसरी जानिब जो आबिद साहब ने कहा प्रो रिच बजट है, देखिए हम कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर यही होता है जिसका तस्करा इनडायरेक्टली शौकत तरीन साहब ने कहा कि ट्रिकल डाउन हो। इसमें पहले अमीर लोग ही कमाते हैं या पहले मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास कमाता है। उसकी इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इस तरह आता है कि जब इकोनॉमी ग्रो करती है 4-5 साल तक, तो फिर वो ट्रिकल डाउन होता है आवाम में। मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वो 3-4 साल आते नहीं हैं। 3 साल के बाद या तो एक सियासी अदम इस्तेकाम आ जाता है या लॉयर्स मूवमेंट आ जाती है। तो ये चीज़ इसी तरह कैपिटलिस्टिक मॉडल में होगी कि आप 4-5-6 साल लगातार 5-6% तरक्की करेंगे तो फिर इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट गरीबों पे या लोअर मिडिल क्लास पे देखा जाएगा। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं जो बजट आज प्रेजेंट हुआ है, शौकत तरीन साहब ने एज फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया। हमारे साथ मौजूद है आबिद हसन साहब, और हमें ज्वाइन किया है हसान खावर साहब ने, कि एक पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट है। और हसान साहब, वेरी क्विकली योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द बजट एंड देन वी कैन कंटिन्यू विद आवर कन्वर्सेशन अबाउट द डिटेल्स। जी आरिफा, मेरा ख्याल में बहुत अच्छा बजट है और तवक्कुआत के मुताबिक था। उन्होंने कहा था कि हम इस बार प्रो ग्रोथ बजट लेके आएंगे। ये प्रो ग्रोथ बजट है। सस्टेनेबल ग्रोथ है कि नहीं, ये इस पे आते हैं। तो देखिए डेवलपमेंट में, देखिए सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन पहले ज़रा अच्छी चीज़ की बात कर लेना। डेवलपमेंट बजट का साइज़ बहुत बढ़ गया है, पहली बात। बहुत सारे रिलीफ मेजर्स हैं इसके अंदर बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, और बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं जो ग्रोथ को स्टिमुलेट करेंगे। ये 3 बहुत बड़ी चीज़ें हैं। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा ना, वो बिज़नेस कॉन्फिडेंस पे होगा। आप ज़रा देखिएगा स्टॉक मार्केट पे, बिज़नेस कॉन्फिडेंस पे इसका क्या असर होता है। हमें इस बूस्टर की ज़रूरत थी। हमने 2 साल मायूसी में रहे हैं। अच्छा है कि ज़रा इंडस्ट्री को सांस लेने दें। FBR की डायरेक्शन चेंज करने की बात हो रही है। मेरे ख्याल में इस बजट की सबसे फंडामेंटल शिफ्ट है, और मेरी ख्वाहिश है कि हम एज अ सोसाइटी इसको चला के दिखाएं। ठीक है जी। आबिद साहब, अगेन यू हैव अ कॉन्ट्ररी व्यू आई वुड से, कि हसान खावर साहब कह रहे हैं बहुत अच्छा बजट है। सरप्राइज़ कोई नहीं था, हम इसको बकौल उनके जो कुछ भी इसके अंदर हुआ है वो एंटिसिपेट कर रहे थे, मगर उनके ख्याल में ये एक अच्छा बजट है और ज़रूरत थी। इट वाज जो कहते हैं ना, रिक्वायरमेंट ऑफ द मोमेंट। देखिए, हसन के जो व्यूज़ हैं ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट हिज यूथफुल enthusiasm and outlook. मेरे व्यूज़ हैं of somebody who's seen this many more years than Hassan.
देखें बात सिंपल है. As I said earlier, you're drowning in debt. आपकी debt service is consuming, whatever 3-4 trillion rupees. इशू ये है कि आप, मैं कहता हूँ 900 बिलियन के बजाय 2000 बिलियन कर रहे हैं. किसने आपको रोका है? अनाउंस करते जाए स्कीमें. पॉइंट इज के फॉर एवरी 1 रुपी यू स्पेंड, आप 60 और 100 रुपीज 60 रुपीज आप डेट में जा रहे हैं, डेट रेज कर रहे हैं. सो ये जो बात है कि दूसरा है कि 900 बिलियन में ये कोई एक्चुअली कहीं भी कोई इकोनोमेट्रिक एनालिसिस नहीं हुई कि जी मोर एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट लीड्स टू सस्टेनेबल ग्रोथ. ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर खुश हो जाते हैं और फिर उसके बाद ठप हो जाता है क्योंकि एवरीथिंग इज डेट फाइनेंस. सो ऑल आई एम सेइंग इज कि जरूर कॉन्फिडेंस दें. इस स्टॉक मार्केट जो 7 ट्रिलियन पे पहुंची हुई है, इसको कॉन्फिडेंस देने की क्या जरूरत है? सारे वॉरेन बफेट्स ऑफ पाकिस्तान और बिल गेट्स वहाँ पे मतलब दे आर द वंस हु आर बेनिफिटिंग. इनको और कॉन्फिडेंस क्या देना है? इन माय व्यू देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपके मुल्क में इस वक्त एक्यूट इनइक्वालिटीज़ हो गई हैं, ऊपर से इन्फ्लेशन है. आपने मतलब अगर सोसाइटल एक कोहेजन रखना है, इस वक्त ये वो वक्त है जो पीटीआई या प्राइम मिनिस्टर शुड गो एंड से कि जी हमारा जो है, हम जो अमीर तबके हैं उनको अब टैक्स करेंगे, जो चलने दें. और कौन अमीर तबके? देखें PSX पे इमीडिएटली आई पुट अ 5% वेल्थ टैक्स ऑन 7% एंड आई कॉल इट अ डेट रिटायरमेंट टैक्स. ये जो 7 ट्रिलियन है, ये 30-40 हज़ार 50 हज़ार लोगों से 5% ले. 2 बिलियन शेयर डेली ट्रेड हो रहे हैं. आप इस पे 1 रुपये भी एक्साइज ड्यूटी लगाएं तो 2 बिलियन रुपये दिन के, 200 दिन में आपको 400 बिलियन है. तो ये ठीक है, जो बड़े बड़े लोग हैं, मे बी डोंट बाय न्यू रेंज रोवर फॉर 10 crores, may have to settle for an old Range Rover. आप प्रॉपर्टी देखें, प्रॉपर्टी मतलब बिल्कुल सही सर. क्लासिक एग्जांपल, एक जस्ट फिनिश प्रॉपर्टी की क्लासिक एग्जांपल देखें. आशी $20 मिलियन की प्रॉपर्टी रहता है जती उम्र में. ये आसिफ जरदारी साहब की 10 से 15 मिलियन डॉलर, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की 3 से 5 मिलियन डॉलर. टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स जीरो है. क्यों? कि जी रूरल एरिया है, इनको टैक्स करना कोई मतलब ये कहना, दिस इज द तब्दीली. यू स्टार्ट टैक्सिंग ऑल वेल्थ टैक्स ऑन प्रॉपर्टीज अबव लेट्स से 10 करोड़ लगा लें आप. मतलब कॉर्पोरेट देखें टैक्स है कोई 8-9 इस साल होगा. भाई आप कॉर्पोरेट टैक्स, सुपर टैक्स लगाएं 2-3 साल के लिए, क्या होगा? जो अमीर लोग जो कंपनीज ओन करते हैं बंद करके बांग्लादेश तो नहीं जाएंगे. तो यू जस्ट हैव टू सेटल फॉर मोर क्रेज लाइफस्टाइल. So that's my point. That is बिल्कुल सही सर. ये सवाल अब जरा हसन साहब के. हसन साहब, बेसिकली जो आबिद साहब की तनकीद है वो यही है कि जिस रिफॉर्म की हमें ज़रूरत है, जो स्ट्रक्चरल हमारे मसाइल है, स्पेशली द स्पेंडिंग के, हम मतलब जैसे उन्होंने ये दोबारा ये कहा, पहले भी आपके आने से पहले उन्होंने जिक्र किया था कि अगर हम 1 रुपया खर्च कर रहे हैं तो उसके अंदर 60 पैसे जो है वो बेसिकली हम बोरो करके खर्च करें, और उसके बारे में बजट के अंदर कोई उसका हल नहीं है. देखिए, बात आबिद साहब की बात से मुझे थ्योरेटिकली इनकार नहीं है, और मैं भी हमेशा इस पर लिखता भी आया हूँ, कहता भी आया हूँ कि हमें रिफ़ॉर्म की ज़रूरत है, और रिफ़ॉर्म एक पेनफुल अमल है. क्या हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मुश्किल रिफ़ॉर्म का मुतहम्मिल है? मुश्किल रिफ़ॉर्म वो कौमें करती हैं जहाँ जो सियासी तौर पे मैच्योर होती हैं, जहाँ पर ये एक एग्रीमेंट होता है कि जी हमने इकनॉमिक चार्टर को लेके चलना है, या ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमने पॉलिटिक्स नहीं खेलनी. हमारी तो सियासत ऐसी है कि ना हुकूमत को सांस लेने का टाइम मिलता है, अपोजिशन का भी रोज़ कोई ना कोई होता है. तो ऐसी चीज़ों के अंदर जितनी सियासी जमातें हैं, चाहे वो PTI हो, चाहे वो पहले PMLN थी, उससे पहले पीपल्स पार्टी थी, सबकी नज़र आरिफा होती है इलेक्शन पे. और आप ये देखते हैं कि मैं 2, 2.5, 3 साल के अरसे में ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को क्या रिलीफ दे सकता हूँ. सर ये बस फिर इलेक्शन का बजट है. तो ये इलेक्शन का बजट है. हम एज अ कौम, हम शॉर्ट टर्मिज़म है. क्या हम उस तरफ जा रहे हैं कि हम अपने मसले, अपने कौमी इदारे ठीक करने लगे हैं, सर्कुलर डेट? नहीं. लेकिन मैं ये फिर भी समझता हूँ कि देखिए, पिछले साल से कंपेयर करें ना, आप कोविड के बीच में थे, एक दुनिया भर में मायूसी फैली हुई थी, ख्याल था कि पता नहीं हमारे कितने लोग फारिग हो जाएंगे, इकॉनमी का क्या हाल होगा. उसमें कम से कम किसी ने IMF को ये तो बताया कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आपकी रेसिपी ठीक हो, आप हमें सांस लेने की जगह दें.
लोगों को कॉन्फिडेंस दें। ये बात आपकी ठीक है कि स्टॉक मार्केट से अमीर लोग पैसे कमाते हैं, लेकिन जब आप बिज़नेस कॉन्फिडेंस लेके आते हैं तो जो मुतवसत तबका है उसको भी कॉन्फिडेंस मिलता है, वो भी इन्वेस्ट करता है, वो भी पैसे लगाता है। तो इस कौम को पॉजिटिविटी की डोज की मेरी राय में बिल्कुल ज़रूरत थी। क्वेश्चन ये है कि पहली बात कि इतना एम्बिशियस बजट क्या शौकत तरीन साहब इम्प्लीमेंट कर पाएंगे कि नहीं, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, IMF से हमारे मामलात कैसे तय पाएंगे। और तीसरी बात ये है कि स्ट्रक्चरली ये जो आपने कर्ज़े की बात की, मैं आखिरी बात इस पर यह कर दूँ कि देखें IMF ने हाल ही में प्राइमरी बैलेंस के ऊपर जोर दिया। प्राइमरी बैलेंस का मतलब ये है, अगर प्राइमरी बैलेंस आपका पॉजिटिव है, आप कर्ज़ा वापस करने के लिए कर्ज़ा नहीं ले रहे। अगर आपका प्राइमरी डेफिसिट है तो आप कर्ज़ा वापस करने के लिए भी कर्ज़ा ले रही हैं, वो असल मार्क है। वो आज उन्होंने बताया है कि पिछले 3 साल में हमने 3.2% हमारा प्राइमरी बैलेंस था, अब थोड़ा सा नीडल उस तरफ जा रही है। उन्होंने कहा हमारा डेफिसिट का टारगेट 0.7% है। इन इंडिकेटर्स को हमें अपने सामने रखना है बिल्कुल, और लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म में उस तरफ जाना है। लेकिन मेरे ख्याल में शॉर्ट टर्म में इंशाल्लाह इकॉनमी पे इसका अच्छा असर होगा। अच्छा आबिद साहब, ये स्ट्रक्चरल इश्यूज को अगर एक तरफ रख के ज़रा थोड़ी सी बात करें सर, कि एक्सपोर्ट्स के हवाले से आपके ख्याल में जो क्योंकि बहुत अहमियत दी है या बहुत जिक्र किया है इस हुकूमत ने थ्रू आउट इसका, बट डू यू थिंक कि इस बजट से कुछ हम इधर भी उम्मीद की किरण हमें नज़र आ रही है? क्योंकि बहुत तनकीद हो रही थी, ख़ास तौर पे जो इन्होंने टैक्स लगाने की बात की है इंटरनेट के ऊपर, जो डेटा पैकेजेस इस्तेमाल होते हैं, और अभी से खबर ये आ रही है कि इमरान खान साहब शायद जो है वो उसको रिवर्स कर दें। हाँ, वो तो आई डोंट नो, बड़ी हमाकत है। देखें, आपकी गिग इकोनॉमी इज द फ्यूचर, आप उस पर टैक्स कर रहे हैं। ये देखें, एक्सपोर्ट का जो इशू है, मतलब पाकिस्तान 20 साल में भी 30 साल से आहिस्ता आहिस्ता ग्लोबली अनकम्पिटिटिव हो रहा है। एक्सपोर्ट एक मुल्क में तभी बढ़ती हैं कि इफ़ इट प्रॉफिटेबल, जो बिजनेस है जो एक्सपोर्ट सेक्टर में है उसके लिए प्रॉफिटेबल है, ठीक है ना, और आपके नए एंटरप्रेन्योर्स एक्सपोर्ट की तरफ जाए। हमारा मसला ये है कि डोमेस्टिक इकॉनमी की प्रॉफिटेबिलिटी, चाहे आप वो बैरिया टाउन में कोई प्लॉट ले लें, DHA में प्लॉट ले लें, कोई घर बना लें, या एक प्रोटेक्टेड इंडस्ट्री है ऑटोज में इन्वेस्ट करें, आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट। एक्सपोर्ट के लिए आपको पहले वीज़े लेने पड़ेंगे, फिर एक ग्लोबली इट्स अ वेरी कम्पिटिटिव मार्केट, 3-4% का वो मार्जिन होता है। तो जब तक इस इकॉनमी का जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर है फंडामेंटली शिफ्ट होता कि हर जो इन्वेस्टर, हर बिजनेसमैन सबसे पहले अगर उसके पास 100 रुपये है वो इन्वेस्ट करना चाहता है, वो ये उसको ये इंसेंटिव हो कि जी मैं एक्सपोर्ट में जाऊंगा, ओनली देन ये जो है ना हमारा रुझान एक्सपोर्ट की तरफ होगा। अभी आपके जितने बड़े बड़े, मतलब हैरान कौन बात है, जो आपके टॉप 10 टॉप 50 बिजनेसमैन है, मतलब आप किसी ने नहीं रिस्क दिया कि एक्सपोर्ट की तरफ जाए। कोई यहाँ शॉपिंग मॉल बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अपनी प्रोटेक्टेड डोमेस्टिक इंडस्ट्री को एक्सपेंड कर रहा है। क्यों? बिकॉज देयर इज मोर मनी टू बी मेड इन शॉपिंग मॉल्स देन टू पुट अप अ न्यू फैक्ट्री एंड एक्सपोर्ट समथिंग टू यूरोप, मतलब और वेरेवर इट इज। सो ये जो है ना बैंड एड ही होता है। अच्छा जी मैं टेक्सटाइल को बिजली कम करूँगा। इशू इज कि आपका जब तक के बेसिक इंसेंटिव स्ट्रक्चर और उसमें एक्सचेंज रेट की, कंपेटिटिव एक्सचेंज रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखें ना, मैं ये नहीं कहता कि एक्सचेंज रेट से सब चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, बिजली लोड शेडिंग नहीं सॉल्व होगी। अगर आपकी लेबर अनकम्पेटिटिव है या टैक्स स्ट्रक्चर, वो एक्सचेंज रेट से नहीं सॉल्व होगा। बट अगर आपका एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट करता है तो एक्सपोर्टर की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। अभी ये जो लीग है 165 से 155 पे आया, आपका क्या ख्याल है कि एक्सपोर्टर की प्रॉफिटेबिलिटी को क्या इफेक्ट हुआ होगा? उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई हो। सो एक लिहाज से एक होलिस्टिक पिक्चर लेनी चाहिए। बाकी हम ये बैंडेड को पिछले साल से चलाते आ रहे हैं कि अच्छा उधर ये कर। बिल्कुल ठीक। जी हसन साहब, इसी हवाले से PSDP बहुत बढ़ा दिया। अब अगर उस पर भी एक तनकीद ये हो रही है कि से एक एलोकेशन करने से जब तक यू ऑल्सो हैव द कैपेसिटी कि आप पैसे खर्च कर सके, पिछले सालों में जितनी एलोकेशन हुई थी वो भी मैनेज नहीं कर पाई हुकूमत। तो अब जो इतना ज़्यादा इसमें इजाफा कर दिया है, ऑब्वियसली वही जैसे आपने कहा इलेक्शन को देख के वो रखा गया है नंबर। हाउ विल इट वर्क? क्या कर भी पाएंगे ये इतना खर्च? तो देखिए बिल्कुल बड़ा आसान सा काम होता है कि एलोकेशन को आप बढ़ा दें। जैसा आबिद साहब ने भी कहा, राइट, आप मतलब 650 से आपने 900 के बजाय आप 1200 भी कह सकते हैं।
दो मसले होते हैं पीएसडीपी की वाकई यूटिलाइजेशन पर। एक के जितने पैसे आप कमिट कर रहे हैं क्या उतने पैसे आप दे पाएंगे, और दूसरी बात क्या आपकी ख़र्च करने की कैपेसिटी वो है। मैंने ये देखा है पिछले कई सालों में कि आम तौर पे जितने पैसे होते हैं आखिरी क्वार्टर में ज़ोर लगा के लोग उसके कुछ ना कुछ खर्च करवा देते हैं। वो कितना अच्छा खर्च करते हैं ये बात एक डिस्कशन तलब है, लेकिन बहरहाल हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो अभी पिछले 2 साल वाले गियर में है। इनका गियर चेंज करना पड़ेगा, इनको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। अगर आपने 24-25% अपना तरक्याती ख़र्चा बढ़ाना है तो आपको उनको पुश करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस देंगे कि जी आप पैसे खर्च करें, तो उनको ज़रा स्पीड अप करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि अगर आपने अपना रेवेन्यू टारगेट पूरा ना किया तो फिर ये 900 अरब ख़तरे में पड़ जाएगा, क्योंकि फिर ये होगा कि जैसे जैसे आपकी रेवेन्यू रिसीट्स कम होंगी, आपकी डेवलपमेंट रिलीजेस कम होंगी, और फिर वहाँ भी आपको पता है कि ताकतवर कमज़ोर की जंग शुरू हो जाती है। थिंक दैट द रेवेन्यू टारगेट इज़ रियलिस्टिक? आपके ख्याल में ये जो रेवेन्यू टारगेट्स रखे गए हैं, जो IMF के एक तरफ बात हो रही है, फिर मुमकिन होगा हुकूमत के लिए? देखिए, दो इसके भी पहलू हैं। 1 ट्रिलियन हमने कहा कि हम तकरीबन 900 अरब जो है ज़्यादा करेंगे, 24% के करीब। अगर हम 5% के करीब ग्रो करते हैं और हमारी इन्फ्लेशन भी है तो आप समझें कि 8-9%, तो 14% तो ये हो गई। बाकी मसला रह गया कोई 300-400 अरब का। उसके लिए हमने कोई प्लान ना IMF को दिया है, ना कोई वाज़ेह प्लान दिया है, लेकिन हमने एक कल्चरल शिफ्ट की बात की है। वो कल्चरल शिफ्ट मैं समझता हूँ कि बिज़नेस कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा है। क्या हमारी कौम उस कल्चरल शिफ्ट का फ़ायदा उठा के सेल्फ असेसमेंट पे आती है और कहती है कि ये 400 अरब हम इकट्ठा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मेरे ख्याल में हम ऐसे चल सकते हैं। 400 अरब मज़ीद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाकी तो इन्फ्लेशन और ग्रोथ है, तो कोई इतना इम्पॉसिबल टारगेट नहीं है। कुछ बातें उसमें उन्होंने कॉन्क्रीट प्लान दी हैं। उन्होंने कहा कि हम POS बढ़ाएंगे, हम डिमांड क्रिएट करेंगे, सेल्स टैक्स रिसीट्स के लिए लोग खुद मांगेंगे, कुछ उसका इफ़ेक्ट आएगा। तो मैं समझता हूँ इम्पॉसिबल टारगेट नहीं है, मुश्किल ज़रूर है और इसके लिए पूरी तनदेही से FBR को काम करना पड़ेगा। मेरी ख्वाहिश है कि ये टारगेट पूरा हो जाए ताकि हम सेल्फ असेसमेंट बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 2 मेहमानों का, उन्होंने हमारे साथ गुफ्तगू की। आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।